Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 29th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 29 जनवरी 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी आप लोग को गाइज ये चैनल मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इस पे आप लोग क्लिक कर लेना और जाकर इसको ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक गिवन है डायरेक्टली। जैसे ही आप लोग उस लिंक को क्लिक करोगे ये चैनल अपने आप ओपन हो जाएगा और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फायदा ये होगा, डेली आप द हिंदू न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हो। डेली आप डेली करंट अफेयर की वीडियो को आप कह सकते हो यहाँ पे इसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे डिजिटल नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले देखो हम लोग हमेशा अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज जाकर आप लोगों को मैप में देखना है कीनिया को। कीनिया कहाँ पे लोकेटेड है, क्या इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, किस किस से यह बाउंड्री शेयर करता है, ये सभी चीज़ें नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर लेना। जो भी बिल्कुल नया है वो जाकर एक बार मैप में अच्छी तरीके से देख ले, फिर उसके बाद आगे कमेंट सेक्शन में टाइप करे, ठीक है, जिससे वो लंबे समय तक याद रख पाएगा। और मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें यूपीएससी के लिए। तो नाउ यहाँ पे एक और चीज़ आती है। देखो ये जो वीडियो है आपका, ये द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो इस चैनल पर आता है, ये वीडियो एक पूरा कंप्लीट वीडियो है। यहाँ पे आपको प्रीलिम्स रिलेटेड सारे आर्टिकल्स डिटेल के अंदर डिस्कशन करा हुआ मिलेगा। सेकंड, उसके बाद आपको सारे एडिटोरियल्स डिटेल के अंदर एक्सप्लेन्ड मिलेंगे, ठीक है। और थर्ड, यहाँ पे डेली आपकी जो है जोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। तो आपको एक कंप्लीट वीडियो मिल जाता है, पूरी की पूरी यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नाउ आते हैं यहाँ पे डिस्कशन के ऊपर। यह है हमारा पहला पेज नंबर 1। अब यहाँ पे पहला आर्टिकल आप लोगों को मालूम है, अभी रिपब्लिक डे पर 26 जनवरी पर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ है, तो उसी से रिलेटेड अभी तक लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये भी आर्टिकल है। यहाँ पर क्या बताया गया, पुलिस ने भाई एक नोटिस इशू कर दिया है 40 फार्मर लीडर को, ठीक है। जो 40 फार्मर लीडर थे उनको नोटिस दिया गया और यहाँ पर उन नोटिस में यहाँ पे ये बताया गया जो फार्मर लीडर्स हैं इन्होंने वॉयलेट कर दिया, इन्होंने हनन किए हैं टर्म्स एंड कंडीशंस का, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करी गई थी पुलिस के बीच में और फार्मर्स के बीच में कि भाई जो ये ट्रैक्टर परेड है ये इन रोड से निकाली जाएगी, सेंट्रल दिल्ली तक नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये बवाल आखिरकार हो ही गया, ठीक है। तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है, फार्मर लीडर्स, क्योंकि इन्हीं के साथ डिस्कशन हुआ था। तो भाई जो है आपने यहाँ पर बोल सकते हो जो दिल्ली पुलिस है उसने नोटिस एक इशू कर दिया है फार्मर लीडर्स के लिए। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो ये लीडर्स हैं उन्हें अपना रिस्पॉन्स देना है आने वाले 3 दिन के अंदर, ठीक है। 3 दिन के अंदर ये रिस्पॉन्स चाहिए इन लोगों का। अगर हम बात करें, एक केस तो ऐसा भी निकल गया जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तौर पे हम लोगों ने उसे रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक एफआईआर भी रजिस्टर्ड करी गई है कोतवाली पुलिस के द्वारा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे जो पुलिस है, पुलिस नेम्ड दीप सिंधु, ठीक है। दीप सिंधु कोई यहाँ पे आप कह सकते हो एक्टर है जो कि आप कह सकते हो टर्न हो चुका है एक्टिविस्ट के अंदर। ऐसा यहाँ पे पुलिस ने जो है चार्ज किया है, ये सारी चीज़ें पुलिस ने एफआईआर करी है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के टाइम पर सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं, ये आप लोग देख सकते हो। मतलब ये है कि अभी तक सिचुएशन सुधरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ एक और आर्टिकल छोटा सा नजर आएगा। ये क्या है, प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है फार्मर्स की तरफ कि भाई वो अब लोग हट जाएं वहाँ से, जहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ से मूव आउट हो जाएं। दिल्ली की अगर हम अंदर बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है, पुलिस ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया है। साथ ही साथ बहुत सारे लोकल विलेजर्स हैं भाई, जिनके आसपास वाले गाँव वाले हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं भाई, अब वो सब फोर्स कर रहे हैं कि भाई ये जो धरना है इनको रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है बहुत ज़्यादा बवाल अब, ठीक है। तो ये था आर्टिकल ना। उसके बाद यहाँ पर ये वाला आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। ये भी कहीं से कहीं तक ये फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड ही जो है आप कह सकते हो अटैच है ये आर्टिकल। है क्या, इसमें जो 18 अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने जो प्रेसिडेंट्स का एड्रेस है उसको बॉयकॉट करने को बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट को बॉयकॉट करने को बोला कौन, 18 अपोजिशन पार्टीज ने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट आज के टाइम पे कौन है, हमारे रामनाथ कोविंद जी। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला था कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होगा, ये जो आप कह सकते हो कि 1 यानी कि 1 फरवरी को जो है बजट आ रहा है, ठीक है। आप लोग सभी लोगों को मालूम है, काफ़ी बार बता चुका हूँ, 1 फरवरी को बजट आ रहा है। तो इनके द्वारा, हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया कि भाई एक पार्लियामेंट की सिटिंग होगी, पार्लियामेंट की प्रॉपर बैठक होगी और उसके बाद ही हम लोग बजट सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम एकता में रहेंगे, फार्मर प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी यहाँ पर आप कह सकते हो चीज़ें रहने वाली है।
तो यहाँ पर 1 को पार्लियामेंट की बैठक होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे 18 ओपोजिशन पार्टीज ने यहाँ पे अपोज किया है कि भाई ऐसा ना हो, ठीक है, पूरी तरह से इसको अपोज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर सिचुएशन अच्छी है नहीं, और यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग जो है बाकी जो ओपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने यहाँ पे इसको मना किया। नाउ यहाँ पे आते हैं, इसी पेज पर एक और आर्टिकल है, स्टॉपिंग हेट ऑन टेलीविजन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जितना भी आप लोग बवाल दिखाते हो अपने टीवी के ऊपर, आधे से ज़्यादा तो बिल्कुल आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा उससे ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो ये चीज़ रोकी जाए। टेलीविजन के ऊपर जो भी यहाँ पे गलत चीज़ें दिखाई जा रही हैं उनको रोका जाए, ठीक है। आप कह सकते हो लोगों के बीच में हेट पैदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने थर्सडे में बोला कि भाई जो भी यहाँ पे आप हेट पैदा कर देते हो लोगों के अंदर टेलीविजन के थ्रू ये चीज़ें दिखा के, ये चीज़ें दिखाकर, रिलीजियस बेस्ड के ऊपर दिखाकर, ये बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जिसके थ्रू आपस में ही लोग लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रोकी जाए, ठीक है। तो स्टॉपिंग हेट ऑन टेलीविजन वाज एज एसेंशियल फॉर लॉ ऑर्डर एंड आर्मिंग पुलिसमैन विद लाठीज एंड पुटिंग अप बैरिकेड्स, ठीक है। तो क्या मतलब है कि भाई जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी वॉयलेंस हो रहा है, राइट्स जो है बहुत बुरी तरह से फैल जाते हैं, तो फिर उनका भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो हेट वगैरह है टेलीविजन के ऊपर जो भी दिखाया जा रहा है उनको रोकना चाहिए। तो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रस्ताव रखा कि भाई इन सब चीज़ों को बंद करो, ठीक है, जो भी आप लोग टेलीविजन पर उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रहे हो। नाउ उसके बाद आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है कोई भी डिस्कस करने लायक। नाउ बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। यहाँ पे पेज नंबर 8 पे कुछ आर्टिकल्स हैं, लेकिन यहाँ इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि पहला वाला कि जो दिल्ली पुलिस ने उसने नोटिस सेंड किया 40 फार्मर लीडर को कि भाई आप यहाँ पर जिम्मेदार हो इन चीज़ों के, और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को अपना रिस्पॉन्स देना है आने वाले 3 दिनों में। उसके बाद ये भी हमने अभी देखा कि जो हेट है उसको रोका जाए टेलीविजन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनसे काफ़ी ज़्यादा बवाल भी हम लोग रोक सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, ये भी हमने डिस्कस किया, जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं आज के टाइम पर उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बन चुका है दिल्ली के अंदर, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो डिफिकल्ट हो चुकी थी। ना यहाँ पे बात करें पेज नंबर 9 के ऊपर। पेज नंबर 9 पे ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जो स्टैंड ऑफ है वो लगातार जारी है गाजीपुर बॉर्डर पर, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा 3 बॉर्डर खासकर बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, तिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और तीसरा बॉर्डर कौन सा है भाई बताओ? तीसरा बॉर्डर है सिंगू बॉर्डर, जो कि सबसे ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है। तो ये 3 बॉर्डर बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, ठीक है। तो ये जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ पर स्टैंड ऑफ लगातार जारी, आप लोग पिक्चर देख सकते हो, लगातार धरना चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पेज नंबर 10 के ऊपर आएंगे। पेज नंबर 10 पे यहाँ पे एक आर्टिकल नजर आ गया। यहाँ पे बताया गया जो कोविड-19 का कर्व था, जो इस तरीके से पिछले कुछ टाइम में जो कोविड-19 का कर्व इस तरीके से जा रहा था, यानी कि कोविड-19 के केसेस जो है ऐसे बढ़ रहे थे, वो आज के टाइम पर पूरी तरह से फ्लैट हो चुका है कर्व, ठीक है। आज के टाइम से बिल्कुल फ्लैट हो चुका है, क्योंकि केसेस जो हैं बहुत कम आ रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर 14-14 दिन हो गए हैं, 21 दिन हो गए हैं, वहाँ पे कोई भी केस निकल कर नहीं आया है कोविड-19 का। तो जो यहाँ पे ये सब चीज़ें बताई गई हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब के द्वारा कि भाई जो कोविड-19 का कर्व है वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। हालांकि जो है, हाँ, जो नया वेरिएंट है यूके का कोविड-19 का, वो थोड़ा बहुत फैलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो है बाकी केसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप डाउन हो चुके हैं और काफ़ी हद तक कंट्रोल हो रहा है। नाउ अगर हम बात करें, इंडिया ने अपनी 2 वैक्सीन्स भी डेवलप कर ली हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहली है कोवैक्सीन और दूसरी है कोविशील्ड। ये भी लगातार जारी, हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को। तो काफ़ी हद तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम सिचुएशन को जल्दी संभाल सकें, वो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। नाउ उसके बाद यहाँ पे बराबर में एक आर्टिकल देखने को मिलेगा कि भाई जो वैक्सीन्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। मात्र आप जो दोनों ही वैक्सीन्स हैं बिल्कुल सेफ़ हैं ब्लड थिनर्स के लिए। देखो अभी ना कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि 1-2 लोगों के अंदर एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिले थे, ठीक है। 1-2 लोगों के अंदर जो है कुछ इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिल गए इन वैक्सीन को देने के बाद, ठीक है। तो बोला ये जा रहा था कि भाई ब्लड थिनर्स के ऊपर ये वैक्सीन काम नहीं कर रही, क्योंकि उन बोला यहाँ पे ये जा रहा था पूरी तरह से टेस्टिंग नहीं हुई थी, और जो है जो इनका खून जो है वो पूरी तरह से पतला है, तो उनके ऊपर ये जो वैक्सीन है वो काम नहीं कर रही अच्छी तरीके से। उनके ऊपर थोड़े से एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं इन वैक्सीन के। लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से चेकिंग हो गई। यहाँ पे आईसीएमआर आ गया उतरकर, आईसीएमआर ने ये सारी चीज़ें देख ली है और यहाँ पे डिक्लेयर करा जो वैक्सीन है बिल्कुल सेफ है भाई। जिनका ब्लड थिन है, जिनका खून पतला है, उनके लिए भी यहाँ पर ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। तो कौन कौन सी वैक्सीन है? कोवैक्सीन और कोविशील्ड बिल्कुल सेफ है पीपल के लिए जिनका ब्लड थिन है, ठीक है, जिनका खून पतला है। अब यहाँ पर बताया गया कि किसके द्वारा,
आईसीएमआर के द्वारा। आईसीएमआर क्या? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हाँ भाई, इसके डायरेक्टर है आज के टाइम पर डॉक्टर जनरल सॉरी बलराम भार्गवा इनके डायरेक्टर हैं। और अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरा बताना आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नाउ अगर हम बात करें, ये हमारा 13वां दिन चल रहा है वैक्सीनेशन का। 13 दिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 13वें दिन पे हमने 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है। यानी ठीक है, सिर्फ 13वें दिन पे 4 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया है। अभी तक हम लोग कम से कम आप कह सकते हो 28 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। तो 28 लाख लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे हम लोगों को सिचुएशन देखने को मिल रही है। ओके, और होप कर रहे हैं काफ़ी तेज़ी से और हम लोग वैक्सीन दे पाएँ ना। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंडिया एंड चाइना से रिलेटेड है क्या यहाँ पर? जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, इन्होंने अपने कुछ सजेशन दिए कि भाई जो चाइना और इंडिया है अपने टाइज कैसे बढ़ा सकते हैं। ना अगर हम बात करें, इंडिया चाइना के रिलेशन के बारे में बताया गया कि भाई क्या सिचुएशन है, वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि भाई बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है, बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। पिछला साल 1 साल निकल चुका है, लगातार हम लोग के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी जो कि सिक्किम के अंदर जो नाकुला पास है वहाँ पर जो इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स हैं उनके आपस के बीच में फाइट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि भाई पिछले साल हुआ क्या था, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे गलवान वैली में, और यहाँ पे ये भी चाइना की वजह से हुआ था। फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया। बहुत सारे हमने ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे चाइना ने ऐसे काम किए हैं। अब रिलेशन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। कोई यहाँ पे रिलेशन आसपास अच्छे से आप कह सकते हो अच्छे से निभा ही नहीं पा रहे हैं ये दोनों ही कंट्रीज़ ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया कि भाई जो आप रिलेशन जो है वो बढ़ा सकते हो, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको रखनी पड़ेगी। ठीक है, दोनों आपस में दोनों के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। चाइना को इंडिया के लिए रखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे चाइना बार बार ये काम भूल जाता है। म्यूचुअल इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी। दोनों को मिलकर जो है ये सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। हालांकि दोनों मिलकर कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें, दोनों ही साइड को ज़रूरत है कि भाई वो स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। क्यों? एलएसी पर ही तो ये सारा बवाल चल रहा है। एलएसी पर इंडिया और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है। तो एलएसी को रिस्पेक्ट करो भाई और पीछे हटो, इधर से इंडिया पीछे हटे, उधर से चाइना पीछे हटे, और जो है पूरी तरह से यहाँ पे पीस और शांति बनाकर रख सकें। ठीक है, तो शांति एक बहुत बड़ा चीज़ है यहाँ पे। पीस और ट्रैंक्विलिटी जो बॉर्डर एरियाज पे उसको डेवलप करनी पड़ेगी और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आज के टाइम पर तो ये काम हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर अपनी इंपॉर्टेंस भी दिखानी पड़ेगी। वही दोनों बहुत ही बड़ी कंट्रीज़ हैं, दोनों एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि इंडिया बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। उसके बाद अगर हम बात करें चाइना की भी काफ़ी हाई पॉपुलेशन, चाइना पॉपुलेशन में इंडिया से भी आगे, तो आप कह सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं। इन लोगों को अपनी अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करके रखना पड़ेगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और खासकर अगर हम बात करें तो आपस में ही दोनों आस पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला मोर मेड इन इंडिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वैक्सीन्स है कोविड-19 वैक्सीन्स हैं वो आने वाली हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन चल रहा है। बहुत सारी वैक्सीन्स आने वाली हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स हम लोग अभी तक बहुत सारी कंट्रीज़ को दे चुके हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग और भी बहुत सारी वैक्सीन्स को देने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो अच्छी तरीके से हमारा काम चल रहा है अभी के टाइम पर। नाउ उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी के अंदर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूं। यहाँ पे जो यूएस है ये बात कर रहा है, यूएस वापस से रिज्वाइन करेगा डील को अगर ईरान कॉम्प्लाइंट होगा तो ईरान, यहाँ पर अगर हम बात करें, ईरान नहीं चाह रहा है अभी इस डील को वापस जोड़ना। देखो हुआ क्या था, एक न्यूक्लियर डील हुई थी। ठीक है, एक न्यूक्लियर डील हुई थी बराक ओबामा और ईरान के प्राइम मिनिस्टर हसन रूहानी के साथ। ठीक है, हसन रूहानी के साथ। तो इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुई थी। इसमें बोला गया था कि भाई जो ईरान है, ईरान अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के अंदर यूरेनियम मिलता है। ठीक है, और यूरेनियम एक ऐसी चीज़ है जिससे एटम बम बनाया जा सकता है, परमाणु बम बनाया जा सकता है, साथ ही साथ और भी काम करे जा सकते हैं। और एटम बम आप लोगों को मालूम है कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पे यही शर्त रखी गई थी कि जो भाई ईरान है वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। उसके लिए एक न्यूक्लियर डील कर दी गई थी जिसे हम लोग P5+1 भी बोलते हैं। ठीक है, P5 यानी परमानेंट कंट्रीज हैं, +1 के अंदर जर्मनी आ जाती है। तो ये आपस में ही यहाँ पर इनके बीच में डील हुई। इसके अंदर यूएसए भी था। अब यहाँ पे बराक ओबामा साहब चले गए, इनका टाइम पूरा हो गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है क्या करा, आते ही यहाँ पर यूएसए को बाहर निकाल दिया इस डील के अंदर से, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। ठीक है,
ना उसके बाद यहाँ पे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब भी गए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप भी निकल गए, अब आ गए नए प्रेसिडेंट जो बाइडन। अब जो बाइडन चाह रहे हैं कि भाई ईरान से हमारे वापस से रिलेशंस अच्छे हो जाएं, हम लोग डील को वापस कर लें ईरान के साथ। क्योंकि ईरान ने क्या करा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या कोशिश कर रहे थे कि भाई ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएं, और ईरान से आप कह सकते हो ईरान के ऊपर ईरान को बहुत वीक कर दिया था। तो ईरान ने सोचा भाई कि चलो वीक हो ही तो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करा, ईरान ने यूरेनियम का एनरिचमेंट शुरू कर दिया। ईरान ने बोला कि हम भाई खूब यूरेनियम का एनरिचमेंट करेंगे, कर लो जो करना है, ठीक है। तो इन्होंने स्टार्ट कर दिया, अब यहाँ पर ये स्टार्ट कर दिया तो आज के टाइम पर भी चल ही रहा है। तो यहाँ पे जो बाइडन अपने रिलेशन अच्छे करना चाहता है ताकि जो ईरान है उसको न्यूक्लियर डील में ला सके और यहाँ पर अच्छी तरीके से इन रिलेशंस को मेंटेन कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें, जो यूएसए ने कॉल भी करा था ईरान को, लेकिन यहाँ पे ईरान ने डिसमिस कर दिया कॉल को काट दिया कि भाई नहीं करनी बात, अभी हम लोग कोई रिलेशन वगैरह नहीं अच्छे करने चाह रहे ना। उसके बाद ये वाला आर्टिकल है, ये मैंने कल ही डिस्कस किया है, आप लोग कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे बात मैंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है इस आर्टिकल से रिलेटेड, इंडिया और यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आज के टाइम पर बात करें तो इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। लेकिन यहाँ पे सबके द्वारा बोला जा रहा है कि भाई इंडिया को एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूएनएससी में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक बहुत ही परमानेंट मेंबर होना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है। अगर हम बात करें बहुत सारे मेंबर्स तो इसके अंदर हैं। चलो आपको यहाँ पर मैंने कल ही इन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था, तो आप लोग जाकर वहाँ पे देख सकते हो कल के उसमें, ठीक है, कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में मैंने डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं कि यूएनएससी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यार बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, अगर हम काफ़ी दिन हो गए होते कवर करे तो हम ऑब्वियसली बात है डिटेल में देखते, लेकिन कल ही कवर किया है। तो आप लोग कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस देख सकते हो, आप लोग टाइप कर लेना 28 जनवरी 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस बाय दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा आगे चलना, आपको यूएनएससी के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है, और यूएनएससी के जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, इसको हम एक्सप्लेन करने लगेंगे अभी यहीं पर तो ना। उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या बात करी गई, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है कोविड-19 परफॉर्मेंस रैंक के ऊपर, ठीक है। यानी कोविड-19 के चलते तहत किसने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है, तो भाई न्यूजीलैंड आ चुका है टॉप के ऊपर। न्यूजीलैंड ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। इनमें से अगर हम बात करें टोटल 98 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स बनाया गया, 98 कंट्रीज़ में से इंडिया की, हमारे भारत की रैंक है 86, 86 रैंक है, ठीक है, काफ़ी हद तक नीचे है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें जो आप कह सकते हो यूएस है, यूएस भी बहुत ज़्यादा नीचे है, यूएस की रैंक है 94। जो यूएस है वो भारत से भी नीचे है। और सबसे बुरा हाल किसका है, सबसे बुरा हाल है ब्राज़ील का, ठीक है। जो ब्राज़ील है वो बहुत ही ज़्यादा बॉटम पे है इस इंडेक्स की। अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंट्रीज़ इनकी रैंकिंग बताई गई है। यानी कोविड-19 के चलते तहत किसने कितना बढ़िया परफॉर्म करा, तो वो न्यूजीलैंड का नाम आया है भाई, न्यूजीलैंड ने टॉप किया है ना। और उसके बाद यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये बोला जा रहा है कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं राजपक्सा, तो इन्होंने इंडिया को थैंक्स बोला, क्योंकि वहाँ पे वैक्सीन पहुँच चुकी है और वैक्सीन भेजी है इंडिया ने। तो वैक्सीन पहुँच चुकी है फाइनली श्रीलंका के अंदर, इंडिया ने भेज दी है। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने थैंक यू बोला है। और अगर हम बात करें तो रिलेशंस काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है आज के टाइम पर भारत, बहुत सारे लोगों को वैक्सीन भेजकर। अभी ब्राज़ील में भी वैक्सीन भेजी गई है और ब्राज़ील के मिनिस्टर ने भी यहाँ पे थैंक यू बोला है, ठीक है, किसे, इंडिया को ना। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन, इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वाला आर्टिकल जो है ये बताता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उनकी यहाँ पर चीफ हैं, ठीक है, गोपीनाथ। तो इनके द्वारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा आप कह सकते हो डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई अगर हम बात करें, इंडिया को अपने प्राइवेटाइजेशन प्लान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है, पब्लिक सेक्टर फर्म्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो जीएसटी कलेक्शन का गैप है, यानी कि जीएसटी आप कह सकते हो जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसका जो कलेक्शन है वो कम हो रहा है इसके टाइम पर, जो गैप है उसको भरो भाई, उसके ऊपर ध्यान दो। और दूसरी चीज, जो भी आपका फालतू खर्चा हो रहा है, यानी कोई भी कंट्री अगर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर रही है, ठीक है, जबरदस्ती का बेकार सा खर्चा हो रहा है किसी भी कंट्री का, अगर उसके बजट से निकल कर जा रहा है, तो भाई उसको रोको, ठीक है। तो ये आपको जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कट डाउन करना पड़ेगा, ताकि आप जो अपनी बोरोइंग पावर है उसको कम कर सको, वरना उधार लेते रहोगे और बुरी हालत हो जाएगी। तो ये सब बोला गया है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ के इकोनॉमिस्ट के द्वारा, गीता गोपीनाथ के द्वारा, ठीक है। ये थर्सडे में बोला गया। जो इंडिया है आज के टाइम पर अगर हम बात करें कोविड-19 से काफ़ी अच्छी तरीके से जूझ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, इनके द्वारा ये भी बोला गया जॉब बढ़ानी पड़ेंगी आप लोगों को, और अपने जो फालतू के खर्चे हैं उनको कट डाउन करो। बहुत सारी आपकी कंट्री में इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, उस इनइक्वालिटी की भरपाई करो पूरी तरह से। और
पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, गरीबी आप लोगों को कम करनी पड़ेगी। वो कैसे? एक हम लोग अच्छी तरीके से एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, और हम लोग एक वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग कंट्री को आगे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया ना। उसके बाद बराबर वाला आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट खास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये बोला जा रहा है इकोनॉमिक सर्वे आज टेबल कर दिया जाएगा, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी हम 1 फेब को जो है बजट आएगा, बजट को भी हम लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे को भी हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको। ओके, नाउ भाई चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स के ऊपर। नाउ ये है पेज नंबर 6, ये है एडिटोरियल सेक्शन। देखेंगे आज का एडिटोरियल, ये हम लोग एक दिन पहले का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे। यानी कि जो आज का एडिटोरियल है वो कल डिस्कस करे जाएंगे, कल के एडिटोरियल है तो इसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बजट स्पीच के ऊपर है। ऑलरेडी 1 तारीख को बजट आएगा तो हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो भी राइटर है वो बता रहा है भाई बजट में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब यहाँ पर निर्मला सीतारमन तो है नहीं जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रही होंगी और देख रही होंगी हाँ भाई इस ऑथर ने क्या आर्टिकल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे हाँ ये चीज़ होनी चाहिए बजट के अंदर, ये ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो भी बजट आएगा निकल कर उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल दोनों आज के हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे आपको ये वाला आर्टिकल देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे अगर हम बात करें रॉन्ग टर्न के बारे में, यानी कि अभी जो हम लोग को 26 जनवरी के ऊपर ये सिचुएशन देखने को मिली है रिपब्लिक डे पर, वही है। ये बताया गया यहाँ पे कि एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर कि जो फार्मर्स है, पहली बात तो हम अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, देखो बवाल तो हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, बवाल बहुत बुरी तरीके से हुआ है और कंट्री की आप कह सकते हो रेपुटेशन भी बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तो जो दिल्ली पुलिस है उसे इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए भाई, देखना चाहिए कौन जिम्मेदार है इसका और उसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कल्प्रिट निकल कर आता है उसको लेकर आओ बाहर, और क्योंकि उसने रेपुटेशन बर्बाद करी है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी इसकी। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि भाई जो फार्मर्स हैं उन्हें भी अभी शांति रखनी पड़ेगी। फार्मर्स को अभी के लिए अपना जो भी चल रहा है उसको सस्पेंड कर दो, ठीक है। और जो केंद्र सरकार है जिसने ये लॉज पास किए हैं वो भी अभी के लिए इन लॉज को सस्पेंड कर दे, ठीक है। जो सेंटर है अभी के लिए इन लॉज को ने सस्पेंड कर देना चाहिए, और जो फार्मर है प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर वो भी अभी यहाँ पे खत्म हो जाने चाहिए, वो भी अभी तरीके से हट जाना चाहिए, कम कर देना चाहिए, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा गरम गरम है। और यहाँ पे फार्मर्स को भी पीछे हटना है, सरकार को भी पीछे हटना है, सरकार को एक सोल्यूशन दे देना है ऐसे ही कि भाई हम अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए फार्म लॉज को हटा रहे हैं, ठीक है, सस्पेंड कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर फार्मर्स का प्रोटेस्ट भी बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ जो है, म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ हम इन चीज़ों को अभी के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन खराब है बहुत। तो जो ये रिजोल्यूशन है ये तभी आएगा, जो ये सॉल्यूशन है तभी होगा जब इन सब लोगों को इन्वॉल्व करा जाएगा, सब आपस में ये एग्री होंगे। ओके, ये था आर्टिकल। नेक्स्ट जो है इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कल का वीडियो देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था कल का एडिटोरियल, एक ऑक्सफैम करके ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कल। मैंने उस पूरी रिपोर्ट को एडिटोरियल के अंदर एनालाइज किया है और बताया है जो भी ऑक्सफैम रिपोर्ट के अंदर बताया गया। ओके, तो आज का आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे वो भी इनइक्वालिटी के ऊपर है। जो ऑक्सफैम रिपोर्ट ने ये बताया, जो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो यहाँ पे पेंडेमिक है, कोरोना वायरस है, इसने बहुत बुरी सिचुएशन कर दी, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी रिपोर्ट आई, इनइक्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो ठीक है, कोविड-19 पेंडेमिक आया, उसने बहुत बुरी सिचुएशन कर दी। एक नई रिपोर्ट आई गई है ऑक्सफैम के द्वारा। ऑक्सफैम ने ये बताया कि भाई जो रिचेस्ट पीपल हैं वो और ज़्यादा बढ़ गए, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है कोरोना वायरस के दौर में, ठीक है। तो जितने भी रिचेस्ट पीपल थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। और अगर हम बात करें इंडिया के, अगर 100 बिलियनर को ले लें, यानी कि टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन को ले लें, तो फिर वो उनके पास इतना पैसा है कि वो हमारे पूरे भारत में 138 मिलियन लोगों को अगर पैसा बांटने लगे, ये 100 लोग अगर पैसा बांटने लगे तो 138 मिलियन लोगों को जो है ये लोग 1 लाख रुपए तक दे सकते हैं। आप लोग देख सकते हो 94,000 तक हर एक लोग बंदे को 1 लाख रुपए तक दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हो इतना पैसा इन लोगों ने कमाया है। और अगर हम बात करें अनस्किल्ड वर्कर के इंडिया के अंदर, तो एक अनस्किल्ड वर्कर, एक पुअर पीपल पूरी जिंदगी में आप कह सकते हो 3 साल में इतना कमाता है एक अनस्किल्ड वर्कर, ठीक है, 3 साल में इतना कमाता है जितना एक रिचेस्ट पर्सन 1 सेकंड के अंदर कमाता है। आप डिफरेंस समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो इनइक्वालिटी कितनी ज्यादा है। तो इनइक्वालिटी के ऊपर बताया गया कि भाई बहुत ज़्यादा है कंट्री के अंदर। और बात करें कोविड-19 की तो उसके बाद से और भी ज़्यादा इफेक्ट हो चुकी है।
और हमने कल पढ़ा था, कल की रिपोर्ट में भी देखा था, जो हमारे अगर हम बात करें इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी की जो इनकम है वो भी काफ़ी हद तक बड़ी है। और पर आर की इनकम उनकी शायद 94 करोड़ के आसपास, पता नहीं, इतनी हम लोगों ने डिस्कस करी थी कल के न्यूज़पेपर में हमने ये सारी चीज़ें कवर करी थी। तो ये बताया गया जो पुअर पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो परेशानियों से जूझे हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी बढ़ गई है, ये ऐसा बताया गया और आज का थंबनेल भी उसी के ऊपर है। नाउ आते हैं पेज नंबर 7 के ऊपर। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये वाला, और यहाँ पर बताया जा रहा है, देखो जो ऑथर है, ऑथर ने बड़ी गजब तरीके से इस आर्टिकल को लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इस आर्टिकल का, मैं एक ओवरव्यू दूं ताकि आप समझ सको। इसके अंदर ये कहना है साइंस के सेक्टर में जितनी भी पॉलिसी आई हैं वो आज के टाइम पर बेकार है, पॉलिसी इतनी अच्छी खासी आ नहीं रही है। दूसरा, साइंस के सेक्टर में हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अच्छी तरीके से काम करना होगा, नहीं तो हमारा साइंस का सेक्टर डूब जाएगा। ठीक है, तो इनके द्वारा बताया गया जो ड्राफ्ट साइंस पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो लिखा है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो करो। ठीक है, और जो है आप क्या कह रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके ऊपर तो आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ऑथर के द्वारा बताया गया, देखो स्टार्ट कैसे करा गया है। 4 मार्च की बात है 1958 की, जो पहली ड्राफ्ट पॉलिसी लाई गई थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाई गई थी। तो यहाँ पे ये बताया गया। अब यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसके अंदर ये जो साइंस है, इसका साइंस का सेक्टर बताया गया। भाई जो साइंस है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम बात करें किसी पर्सन की लाइफ में। एक नई, आप कह सकते हो नया टूल है, आपको नई सोच देती है, आपके ब्रेन को और ज़्यादा यहाँ पे नई नई चीज़ों को इन्वेंट करने के लिए मजबूर करती है, आपको नई नॉलेज मिलती है, आपको डिस्कवरी देखने को मिलता है, एक नई नई नॉलेज की डिस्कवरी देखने को मिलती है। भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है साइंस के अंदर। तो ये चीज़ होती है हमारी साइंस, सबसे पहले अगर हम बात करें। दूसरा, 2020 में एक ड्राफ्ट पॉलिसी लाई गई है साइंस के ऊपर। नाउ अगर हम बात करें, इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने इसको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको रिलीज करा। और जो ये ड्राफ्ट पॉलिसी है ये 62 पेज की लंबी ड्राफ्ट पॉलिसी है। ठीक है, 62 पेज का डॉक्यूमेंट है। और जो पब्लिक इसमें एक्सपेक्ट कर रही थी, यहाँ पे पब्लिक अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो भाई पब्लिक को समझ में नहीं आने का, 62 पेज की जो है ये डॉक्यूमेंट है, ये पॉलिसी है, 62 पेज की पॉलिसी लाई गई है। ओफो, उसके बाद तो पब्लिक जो है भाई, अगर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि पब्लिक कुछ फीडबैक देने वाली है, क्योंकि पब्लिक को समझते समझते यहाँ पे बोर हो जाना है और वो ऐसे ही छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि ये काम ऐसा ही हो गया। ये लिखा हुआ है देखो कि भाई जो ग्रेन है उसको निकालना भूसे से। ठीक है, भूसे से चावल के दाने को ढूंढना, ये काम हो जाता है, अलग अलग करना भूसे में से चावल के दाने को। तो ये काम जो है ये इस तरीके से काम हो रहे हैं आज के टाइम पे। अगर हम देखें इंडिया के अंदर, हमारा एम है भाई हम लोग सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ें, आत्मनिर्भर बढ़ें। लेकिन अगर हम बात करें साइंस के सेक्टर में हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा गोल ये है कि हम लोग टॉप टू कंट्री के साथ स्टैंड अप करें, यानी कि जो साइंस एंड टेक के क्षेत्र में यूएस टॉप पर है, फिर उसके बाद चाइना है, और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि इंडिया भी जो है इनके साथ ही खड़ा रहे। ठीक है, उसका जो ड्राफ्ट पॉलिसी है ये बोलती है कि भाई अगर हम बात करें ड्राफ्ट पॉलिसी के बारे में, तो ड्राफ्ट पॉलिसी ये बोलती है कि जो भी यहाँ पे नई चीज़ हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को अपना एक्सपेंडिचर करना चाहिए। यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसे खर्च का करना चाहिए इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। अब दूसरी बात ये बोली गई भाई, जो ये आप कह रहे हो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा इसके ऊपर खर्चा? प्राइवेट सेक्टर को बना बनाया चाहिए। प्राइवेट सेक्टर चाहता है कि भाई आप लोग काम करके दे दो, वो उसको संभाल लेगा। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर खर्चा नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके से जो है चीज़ों को देखोगे तो फिर यहाँ पे कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होने वाली। नाउ यहाँ पे बताया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट है वो अगर हम बात करें 0.5%, 0.6%, ये हमेशा बोला जाता है जीडीपी का इतना परसेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगेगा। क्या वाकई में लगता है? ठीक है, ये पहले तो बोल दिया जाता है कि भाई जो भी बजट आता है, रिपोर्ट आती है, पॉलिसी आती है उसके अंदर, लेकिन ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। कोई इस पे पैसा नहीं लगता, एक बार बोल दिया काम भूल गए। ठीक है, कुछ यहाँ पे काम नहीं हो रहा अच्छी तरीके से। ना अगर हम बात करें जो ड्राफ्ट पॉलिसी की, ये ब्लेम ये भी करती है कि जो इनएडिक्वेट जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर नहीं होने वाला। अगर आप लोग, सरकार क्या सोच रही है कि भी प्राइवेट लोग इसमें, प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट करे, तो ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। जो सरकार है वो उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ऐसे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं देखेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हमारा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है हमें। जो प्राइवेट सेक्टर है वो यहाँ पर कोई भी पे नहीं करने वाला इस बेसिक रिसर्च के लिए, तो यहाँ पे खुद ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जल्दी से ही प्रॉफिट कमाना चाहता है, ना कि देर से। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके ऊपर बात करी गई, जैसा आप लोग देख सकते हो। नाउ यहाँ पे ये भी बोला गया
कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इसमें भी इनइक्वालिटी के बारे में बताया गया। इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। ये एक रिपोर्ट आई थी 2019 की, उसमें बताया गया 2400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है 23 आईआईटी से। मतलब आईआईटी से लोग ड्रॉप आउट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, यानी इनइक्वालिटी देखने को मिल रही थी। उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने ड्रॉप आउट किया है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं। उसके बारे में, उसके बाद अगर हम बात करें, एक और पॉइंट है यहाँ पे जो ये आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट प्रोमिसेस हैं। यहाँ पर बहुत सारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस देखने को मिल जाते हैं, कास्ट, रिलीजन और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो भाई यहाँ पर ये काम है कि हम लोगों को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये जो आईआईटी जैसी, यहाँ भी जहाँ पे साइंस के लिए बहुत मेन माने जाते हैं, आईआईटीज के अंदर ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो कहाँ से हम लोग साइंस के ऊपर काम करने वाले हैं? ठीक है, रिसर्च के ऊपर बात करें तो हम काऊ के ऊपर काऊ साइंस लगाते रहते हैं, नहीं भाई गाय का यहाँ पे ये काम है। कल भी मैंने एक आर्टिकल पढ़ाया था कि जो यहाँ पे बताया गया था काऊ डंग, ठीक है, जो गाय का गोबर है उसे चिप बनाकर हम लोग लगा सकते हैं, जिससे कि अल्ट्रा वायलेट रेस से बच सकते हैं। तो ये बोला जा रहा है भाई अनसाइंटिफिक साइंस के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जहाँ पे जिसके पीछे साइंस नहीं है बिल्कुल उसके ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, उस चीज के ऊपर ध्यान दे रहे हो, लेकिन जहां पे आपको करना चाहिए काम वहां पे ये काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बोला गया है जो ये डॉक्यूमेंट है उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि भाई जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उनको उसके ऊपर खर्चा करा जाए। ठीक है, एजुकेशन सेंटर्स के ऊपर खर्चा करा जाए, क्योंकि इंडिया के पास अब टाइम नहीं है। इंडिया हैज़ नो टाइम टू वेस्ट। भाई बर्बाद करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी से आप लोग को स्टेप उठाना पड़ेगा। ओके, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल ना। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये बताया गया कोविड-19 से रिलेटेड है। आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड आर्टिकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो वैक्सीन की, आपको अगर वैक्सीन को चूज करना है कि आपको कौन सी वैक्सीन चाहिए, तो उसके पीछे आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे साइंटिफिक रिकवर होना चाहिए और वैक्सीन की एक आप कह सकते हो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया होनी चाहिए। यानी कि आप लोगों को, यानी हम लोग कैसे वैक्सीन को चूज कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि एक बढ़िया वैक्सीन है। सबसे पहले वैक्सीन का देखो भाई, उसके अंदर उसका जो ट्रायल है वो बहुत बढ़िया हो, क्योंकि ट्रायल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर वैक्सीन को ट्राई करा गया हो, जिससे मालूम चल जाए हाँ भाई वैक्सीन कैसी है। दूसरी चीज, जो फेज 3 ट्रायल है उसका पूरा तरह से कंप्लीट हो, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो कि फेज 3 ट्रायल के अंदर एंटर ही करी हैं, कंप्लीट नहीं है फेज 3 ट्रायल, लेकिन उसको यहाँ पर वैक्सीन के तौर पे दर्जा दे दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले ये दो चीजें देखो, और उसके बाद देखना कि हाँ भाई क्या उसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं और क्या क्या यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही हैं। तो वैक्सीन का आप कैसे चूज कर सकते हो सही वैक्सीन, वो यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो गाइस इसी के साथ होता है आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस पूरी तरह समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ यहाँ पर इसी के साथ हम लोग आज का एनालिसिस खत्म करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ों को। आज के जो एडिटोरियल्स हैं वो हम लोग कल करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये कल के एडिटोरियल्स कवर किए हैं। आपका कोई भी एडिटोरियल नहीं छूटेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ऐसा यहाँ पे टेंशन मत लेना। इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे तो हम मॉर्निंग में एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस दे पाएंगे, क्योंकि होता क्या है, जनरली सुबह सुबह एडिटोरियल जब आप पढ़ते हो तो फिर एडिटोरियल में चीज़ें निकाल नहीं पाते हम लोग ज़्यादातर। अगर मैं इतनी मॉर्निंग में अगर एनालिसिस दे रहा हूँ आपको 6 साढ़े 6 बजे तक, 6:30 बजे तक वैसे ज़्यादातर अपलोड होता है, तो फिर आपको एक क्वालिटी एनालिसिस नहीं मिल पाता है अगर हम एडिटोरियल को कवर नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो एडिटोरियल यहाँ पे अब आपको कवरेज मिल रहा है, बिल्कुल आपको मॉर्निंग के अंदर ही पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस मिल जाता है। आप 30 से 45 मिनट में आप पूरा कंप्लीट एनालिसिस देखकर अपनी पढ़ाई पे लग सकते हो, पूरा दिन आपके पास बच गया है। ओके, तो गाइज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।